व्यूज सामने आए हैं और उसने स्टार्टअप्स को एक नया आयाम प्रदान किया है। तापस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तापस, हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत जिस तरह से अपने पंख फैला रहा है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत मंडपम में मौजूद हैं और स्टार्टअप से जुड़ी जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से स्टार्टअप्स अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स जो है बेहद खास, बेहद बेहतरीन करते जा रहे हैं। आपने बहुत सही कहा शैला कि इस वक्त जो है भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि भारत जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें 2014 से लेकर अब तक की, 2014 में करीब 350 के करीब स्टार्टअप थे और अगर आज की बात करें तो करीब 1,17,000 से ज्यादा स्टार्टअप बन चुके। तो आप सिर्फ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टार्टअप की दुनिया में बदलाव देखने को मिला है। तो एक और अहम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप के साथ साथ यूनिकॉर्न में भी एक जमाना था जब भारत में कोई यूनिकॉर्न नहीं था, लेकिन आज इस वक्त भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न यानी वो कंपनी जिनकी वैल्यूएशन, जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा है। तो अगर उस तरीके से बात करें, अगर यहाँ पे अभी आपके सामने जो फोटोज, जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं हमारे टीवी में, वो हम आप दिखा रहे हैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में, डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है व्यामेनिक एरोस्पेस की। ये जो कंपनी है ये हमारे जो सेना के लोग हैं, जो हमारे मिलिट्री इंडस्ट्री है, उनको ड्रोन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ड्रोन प्रोवाइड करते हैं कि अगर कहीं पे आपके जो माइंस होती है, माइंस को कैसे, माइंड फील्ड है उसको कैसे क्लियर करना है चाहिए, और अगर माइंस क्लियर करके जो एनिमी जो माइंड है वो क्लियर हो, उसके साथ साथ अगर भारत को कहीं पे माइंड फील्ड बिछानी पड़े तो उसको कैसे आप ड्रोन की मदद से और उस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे आप ये सब दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज है। तो एक तो माइंड क्लियर करना भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ माइंड को बिछाना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाते हैं। तो एक तो ये है, और आप ऐसे ही बहुत सारे हम देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स है कंटिन्यूसली आ रहे हैं, यहाँ पे नए नए इनोवेशन है, नए नए आइडियाज है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन है तो वो भारत के पास है। तो एक तरह से भारत पूरे विश्व में एक अहम भूमिका निभा रहा है। स्टार्टअप सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम में, बल्कि आइडियाज, इनोवेशन को एक अपने चरम पे लेके जाने में। बिल्कुल, और इस दिशा में हम देख रहे हैं कि युवाओं के जो विचार हैं, युवाओं की जो सोच है, कौशल है, उसको भी कहीं ना कहीं मंच प्राप्त हो रहा है। उनके विचारों को एक तरह से मंच मिल रहा है और वो अपने विचारों को स्टार्टअप के जरिए जाहिर कर पा रहे हैं। जहां देश की प्रगति में अपना विशेष रोल निभा पा रहे हैं, तो वहीं भारत की जो युवा शक्ति है उसे भी दुनिया के पटल पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है शाला कि भारत इस वक्त दुनिया में ऐसे देशों में शुमार है जहाँ पे एक यंग वर्कफोर्स है, आइडिया है उनके पास, जज्बा है भारत को विकसित भारत तैयार करने में 2047 तक 2047 पे डेवलप नेशन बनना है। तो ये जो युवा है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और यही वजह है कि हम देख पा रहे हैं ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, 1000 से ज्यादा 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 300 से ज्यादा इनक्यूबेटर्स, 10 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, 50,000 से ज्यादा यहाँ पे बिजनेस विजिटर्स आ रहे हैं, 3,000 से ज्यादा फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं भारी मात्रा में भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत को विकसित भारत बनना है और विकसित भारत बनने में बहुत बड़ी भूमिका ये स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने वाला है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अभी आपके सामने जो विजुअल आ रहे हैं आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसी से बात करें कि वो जो टॉफी मेकिंग है, जो उसमें कैसे भारत अपने तरीके से टॉफी मेकिंग कर रहा है, किस तरीके से जो कैंडीज, पहले जब हम लोग टॉफीज या कैंडीज खाते थे उसका जो टेस्ट होता था वो विदेशों का टेस्ट होता था, लेकिन अब जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है वो इस तरीके के जो हमारे पुराने जैगरी से या गुड़ के जो टॉफीज है या फिर जो हमारे खुद के जो खान पान में जो टेस्ट हम लोगों को पसंद है उस तरीके के टेस्ट का टॉफी लेके आ रहे हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम सोचना है, उस प्रॉब्लम की सोच यहाँ पे स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। एक दो स्टार्टअप से मैं मिला जो बहुत बड़ी मात्रा में
एजुकेशन टेक और उसके साथ साथ जो मेडिटेक, ये मेडिटेक जो है यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में मेडिटेक के ये जो कंपनीज है अपना इनोवेशन लेके गए हैं, उनको बता रहे हैं किस तरीके से पहले डायग्नोज किया जा सकता है किसी की बीमारी को, और डायग्नोज करने के बाद जैसे अभी ये जो आप देख सकते हैं, जो महिला आप स्क्रीन पे आ रही है, इन्होंने एक तरह से ये ईवी चार्जिंग का मशीन बनाया है। ईवी चार्जिंग मशीन हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री का नारा है 2070 तक नेट न्यूट्रल तैयार होने में। अगर नेट न्यूट्रल ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी वजह से ये जो ईवी चार्जिंग की जो अलग अलग जगह पे स्टेशन है वो उसमें अहम रोल अदा कर सकती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने कहा ये जो स्टार्टअप्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी एक स्टार्टअप ने एक वियरेबल बनाया, यानी कि एक तरीके का ऐसा चश्मा बनाया है जो अंधों के लिए कारगर है। कैसे? क्योंकि उस चश्मे में कैमरा भी लगा है और ऑडियो भी सेंसर है। तो वो चश्मा देख रहा है और वो ऑडियो से जो ब्लाइंड पर्सन है उसको बता रहा है कि आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या रुकावटें हैं, कैसे उसको चलना है, कहाँ पे उसको चलना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कहिए जो पूरा डीप टेक की बदौलत करिए तो देश बदल रहा है, और ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खेती की इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इतने सारे मिलेट्स हैं, उनसे भी तैयार जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वैश्विक पटल पर तमाम स्टार्टअप्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल शैला, अभी मैं बोलने ही वाला था, आपने मुझे यहाँ पे बोला तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा स्टार्टअप भी आया हुआ है जो हिमालय, हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो भारत का है वहाँ पे हिमालय की जो पूरी जो श्रृंखला है वहाँ पे ऐसे पौधे, ऐसे जो पौधे बनते हैं वो अब तो कहीं और मिलते नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनको कैंसर में जो दवाइयाँ उनमें यूज किया जा सकता है, उनको आर्थराइटिस की दवाइयों में यूज किया जाता है। तो ये जो दवाइयाँ इनको यूज किया जाता है वो अपने आप में दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला। और यहाँ से ये जो स्टार्टअप है ये इन जो जड़ी बूटियों को लेके आते हैं, पूरे दुनिया में पहुंचाते हैं, वो बेस तैयार करके देते हैं, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयाँ बना रही है उन दवाइयों को जो लोगों की मदद करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और एग्रीटेक कंपनी की मैं बात करूं आपके, तो वो एग्रीटेक कंपनी बहुत काम कर रही है जो अलग तरीके की मशीन्स बनाने में। मशीन्स ऐसी तैयार की जाती है जो छोटी हो, कारगर हो और किसानों के पास आसानी से पहुंच जाए, जिससे कि उनको जो प्रॉब्लम होती है हेवी मशीन की उससे पार पाया जा सकता है। डीप टेक की बात करें, डीप टेक में भारत बहुत आगे बढ़ा है। हमने देखा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत, डीप टेक की बदौलत भारत में एक जो अलग तरीके से एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। फिनटेक की बात करें, भारत इस वक्त पूरे विश्व में फिनटेक के जो पूरा सेक्टर है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूपीआई का ये एनपीसीएल की बात करें, इनमें एक तरह से जो क्रांति आई है वो सच में सराहनीय है। तो भारत ये पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहाँ पे मैंने पहले कहा तीसरा जरूर है वर्ल्ड विश्व में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा उसमें कोई दो राय नहीं कि फिर अगले कुछ सालों में भारत इसकी अग्रणी भूमिका निभाएगा, एक बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। बिल्कुल। और युवाओं की जो सोच है, युवाओं की सोच को आगे बढ़ाने में, युवाओं के कौशल को निखारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनका फोकस रहा है कि युवाओं के कौशल को जो है बल मिले और वो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके दिखाएं। और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को प्रेरित भी करते रहे हैं। हमने देखा है कि कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि कचरे से कंचन बना रहे हैं, जी हाँ, कचरे से ऊर्जा भी तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कचरे से ऊर्जा तैयार करें। और ये आपने अभी जैसे कहा कि एक तरह से लोगों को जॉब मिलती है। पहले था कि लोग देखते थे सरकार की तरफ कि क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या आपको नौकरी सरकार प्रोवाइड मुहैया करा सकती है कि नहीं। लेकिन अब स्टार्टअप के साथ एक जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद एक बिजनेस चला रहा है और लोगों को बता रहा है कि वो उनको ज्वाइन करें। और एक तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत बड़ी एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। जैसे अभी आपके सामने जो शख्स है जो भी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो वियरेबल चश्मे बना रहे हैं। वो ऐसे चश्मे जो लोग
देख नहीं पाते हैं, नेत्रहीन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि वो जो पहनते हैं वो चश्मे, वो आगे जाएंगे तो उनको उस चश्मे में जो कैमरा लगा हुआ है वो उसको बताता है कि किस तरीके से आगे जाना है। तो ये जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है, नौकरी मिलती है और इकोनॉमी तैयार होती है। और जैसे मैंने कहा, सर्कुलर इकोनॉमी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर सर्कुलर इकोनॉमी है तो उसको अपने आप चलाया जा सकता है, उसको चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में नौकरी बढ़ी है। ये वहाँ पे लोगों को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि नौकरी, सरकारी नौकरी से ज्यादा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, खुद आगे बढ़े और खुद लोगों को रास्ता दिखाए और प्रेरित करे कि लोग भी आगे उसमें आगे आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देश विदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। भारत की तरफ सबकी नजरें हैं, निगाहें हैं, क्योंकि भारत विकसित भारत बनने जा रहा है। 2047 तक, 2047 तक ये जो लक्ष्य रखा है ये बहुत ही अहम है। और इसी के चलते भारत के साथ पूरा विश्व आगे चलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व चल रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सहारे ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ पिछले 10 सालों में। अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा 2014 में देखे 350 स्टार्टअप और उसकी संख्या कितनी बढ़ गई। जी तपस, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, देखिए एक सोच तो बदली है। अब सोच ये नहीं है कि हम नौकरी मांगने से ज्यादा नौकरी देने वाला बना जाए, उस दिशा में सोच गई है। और ये जो तमाम स्टार्टअप्स है ये इस बात के परिचायक है और तमाम स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं। देखिए चला, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 में भारत कहीं पीछे रह गया था क्योंकि किसी ने भी इस माइंडसेट पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब आप बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, तब ये जो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है अब नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप आगे जाते हुए देखेंगे कि जो डीप टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऐसे क्षेत्रों में आपको नए इनोवेशन आते हुए दिखेंगे। स्पष्ट तौर पर जो DPIIT सचिव हैं उन्होंने कहा है कि अब जल्दी ही भारत स्टार्टअप डीप टेक पॉलिसी लेकर के आ रहा है। तो डीप टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जिस ड्रोन स्टार्टअप से मिल रहे थे वो डीप टेक टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए कि डिफेंस में जो माइंस दिखाई जाती है उसको डिटेक्ट करने में ये ड्रोन सक्षम है। इस तरह की जो मशीन होती हैं, इस तरह की जो डीप टेक्नोलॉजी है, उसमें जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको प्रमोट करने का एक नया मंच तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है, तो ये बहुत बड़ा मंच है और ये हर साल होगा। स्टार्टअप महाकुंभ का जो शुरुआत किया गया है, आज आखिरी दिन है, ये पहला पड़ाव है और ये हर साल और बड़ा होता जाएगा। और आप देखेंगे कि जो तीसरे नंबर से पहले नंबर पर जाने में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास फोकस रहा है स्टार्टअप्स पर और यही वजह है अजय कि आज स्टार्टअप्स इस लेवल पर हैं। आज स्टार्टअप्स के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत बहुत आगे है, अभूतपूर्व है। ये जो इनिशिएटिव है, जब इस सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो उनकी पहल है, वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो खास लोगों का ध्यान इस चीज पे होगा कि अब वो क्या कहते हैं और क्या नया मंत्र देते हैं। देखिए, हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मंचों पर कुछ नई आइडिएशन लेकर के आते हैं और नए चैलेंजेस स्टार्टअप्स को देते हैं। आपको याद होगा इनोवेटर्स अवार्ड में भी उन्होंने नए नए चैलेंजेस दिए थे जो इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स थे। मुझे सौभाग्य मिला है 2016 में, जब 16 जनवरी को 2016 में स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था विज्ञान भवन में। उस वक्त जो एनर्जी थी और जो उनके थॉट प्रोसेस था स्टार्टअप इंडिया को लेकर, किस तरह से वो एक के बाद एक टैक्स में 7 से 8 साल की छूट देना, उसके बाद पेटेंट्स में 80% तक की फीस में कमी करना, जो अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए छात्रों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए शुरुआत से ही जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, इस तरह की जो सोच है वो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। इसलिए पिछले 8 सालों में जो हमने ये सफर देखा है स्टार्टअप इंडिया का, उसमें 1,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप तैयार कर दिए हैं, 109 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स तैयार किए हैं, कई सारे डेकाकॉर्न्स जो कि $10 बिलियन की कंपनी भारत से निकली और काम कर रही हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना जरूर करना पड़ा कोविड और जो फंडिंग विंटर्स में, क्योंकि फंडिंग बाहर से आती थी। $140 बिलियन का फंडिंग आ चुका है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। 2023 थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, केवल $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। उससे पहले $25 बिलियन 2022 में आ चुका था, लेकिन अब ये माना जा रहा है 2024 में वापस इन्वेस्टर्स आएंगे
और कहाँ देखेंगे वो जहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो भारत के डीप टेक, भारत के सॉफ्टवेयर जो टैलेंट है उसकी पूरी दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है, और इसीलिए कह सकते हैं कि अगला जो फंडिंग का राउंड है वो भारत के इन्वेस्टर्स की तरफ आएगा, भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ आएगा। और एक नई छलांग लगाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने 2016 में विज्ञान भवन में जो ऊर्जा देखी, मुझे लगता है उससे 100 गुनी ऊर्जा थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री जब भारत मंडपम में होंगे तो पूरे देश और दुनिया को दिखाई देगी, पूरी दुनिया की निगाहें। ये भी कहा जा रहा है अजय कि स्टार्टअप महाकुंभ जो है ये भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है जिसमें इतनी रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। 50,000 से ज्यादा डेलीगेशंस जो सीरियस डेलीगेशन है वो विजिट कर चुका है। 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप 23 राज्यों से आज आए हैं। जैसा कि मैं सुबह बता रहा था कि अंडमान से लेकर के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर भाग ले रहे हैं। एक भी ऐसा जिला नहीं है, 650 जिले हैं देश में जहाँ पर एक कम से कम एक स्टार्टअप काम न कर रहा। और स्टार्टअप इकोसिस्टम को दूसरी ईज ऑफ लिविंग के साथ जोड़ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जोड़ना, और उसके साथ जो डीप टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसके साथ तैयार करना। आपको याद होगा इंटरिम बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के R&D का नया फंड लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया गया तो 10,000 रुपए का फंड लॉन्च किया गया था सिडबी के लिए, जो कि केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए था। उसी की बदौलत आप देखिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और उसका जो रिटर्न है 300% है, यानी 3 गुना है। और ये जो सिलसिला है वो लगातार और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। और यही अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और सभी को इंतजार है, तालियों का गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना शुरू हो गया है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से पल पल की खबरें यहाँ तक पहुँचाएं। बिल्कुल। और अजय, हम जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री भारत मंडपम में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अलग हैं, बहुत नए हैं और बहुत खास हैं। जिस तरह से एक चश्मे की बात की गई जो कि दिव्यांगों के लिए है, और इसी प्रकार के कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यही देखिए, ये जो आइडिएशन होता है ना, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी के जरिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक महिला आपने देखा दूसरे या तीसरे स्टॉल पे जो एक महिला थी, उन्होंने एक ऐसी मशीन का विकास किया है जो गाँव में गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो खुद ही अपने बच्चे के विकास को, अपने बच्चे के अपनी नाड़ी के विकास को जब गर्भावस्था के दौरान खुद ही वो डिटेक्ट कर सकती हैं और अपने रिपोर्ट ऑनलाइन अपने डॉक्टर को भेज सकती हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर गांव में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स पहुंच नहीं सकते हैं, वहाँ पर जो ANM और आशा वर्कर्स हैं वो इन छोटी छोटी मशीन को ले जा करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जहाँ पर मैटरनिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जो माताओं की जो मौत हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये स्टार्टअप्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखो पराली एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली NCR के ऊपर में। पराली से कैसे आप पैकेजिंग मटेरियल बनाए, उसको लेकर के एक स्टार्टअप ने यहाँ पर फरीदाबाद में एक बड़े कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की है। पराली की समस्या इतनी बड़ी है, प्रदूषण की समस्या इतनी बड़ी है कि आप उसको सॉल्व करने के अगर आप लो कॉस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो क्लाइमेट पर असर डालें, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दें, तो इंडस्ट्री 4.0 में लोगों के जीवन को आसान बनाए, जो काम करने के तरीके को आसान बने, जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जो ज़्यादा वेस्टेज को रोकें, जो ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली हो, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका जो फोकस है स्पष्ट तौर पर आने वाले जो नेक्स्ट फेज ऑफ स्टार्टअप जो क्रांति है उसमें लगता है कि ये जो नए आइडियाज़ हैं और टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए जो अपने क्लास रूम्स में ही जब वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सोल्यूशन का काम करेंगे तो वो काफी बड़े समाधान देते हुए आपको आगे नजर आएगा। बिल्कुल, नए आइडियाज, नए विजन्स को एक नया मंच प्रदान करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो सोच है भारत को विकसित भारत बनाने की, उस दिशा में लगातार जो प्रयास है उसी का एक वानगी प्रस्तुत करता है स्टार्टअप इंडिया। और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो ना केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कारगर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आर्थिक जो तंत्र है उसको भी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। विकसित भारत को बनाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से हमने कहा कि पिछले 8 सालों में $140 अरब का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। सिडबी जो छोटे और मध्यम उद्यमों को सपोर्ट करता है, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए
देखिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्टार्टअप पॉलिसीज बनाई हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से आगे बढ़ करके आ रही हैं जो कि सिडबी जैसे फंड को खुद भी सपोर्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आसाम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, ऐसी हरियाणा फॉर दैट मैटर, वो सब ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आ रही हैं और अपना फंड दे रही हैं सिडबी को कि आप फंड को सपोर्ट कीजिए और जो हमारे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट कीजिए। तो स्पष्ट तौर पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने जा रहा है। और अमिताभ कांत ने तो पहले दिन ही कहा था कि पहले कंपनीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करना होगा और उसके बाद जो ऑडिट एंड फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो समस्याएं हैं, सब आपने देखा कि बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स गिरते हुए भी दिखाई दिए जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत है। तो ऑडिट कैसे करना है, फाइनेंस कैसे करना है, कैसे आप एआई कंपनी को प्रमोट करें, कैसे आप एंटरप्रेन्योर्स बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस तैयार करें। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और कोई भी स्टार्टअप इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना पॉजिटिविटी स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के देश में पहले कभी नहीं देखी गई थी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर हो या जिसमें कि टैक्सेशन को लेकर के आपको काफी छूट दी जाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो जहाँ पर कई सारी पॉलिसीज के जरिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए किस तरह से उनको सस्ते लोन, आसान शर्तों पर लोन दिया जाता है, बिना किसी कोलेटरल लोन दिया जाता है। इस तरह का एक इकोसिस्टम आज से पहले नहीं देखा गया और इसलिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसमें 1,23,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप जिसे गंवाना नहीं चाहते। बिल्कुल अजय, आने वाला समय जो है वो एआई का है और अगर एआई का सदुपयोग किया जाए तो बहुत सारे स्टार्टअप्स इस दिशा में भी बहुत ज्यादा खास कर सकते हैं। ये न केवल एआई, इस बार के स्टार्टअप महाकुंभ में 10 बड़े सेक्टर्स हैं शैला, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक बड़ा समूह है जिस पर फोकस है। डीप टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा फोकस है डीप टेक्नोलॉजी, जिसमें कि बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते जाने के लिए, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत होती है। और प्रधानमंत्री इस वक्त सब भारत मंडल पहुंच चुके हैं और रूबरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 10 बड़े फोकस सेक्टर्स हैं और आप आवाज सुन रहे होंगे मेरे पीछे किस तरह से जो आज के युवा नए भारत, विकसित भारत, सन 2047 तक विश्व गुरु भारत की परिकल्पना को लेकर किए जा रहे प्रयासों के इस महायज्ञ की तैयारी में स्टार्टअप महाकुंभ के समारोह में यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे विभागीय मंत्री महोदय, हमारे विभागीय राज्य मंत्री महोदय, विभागीय राज्य मंत्री महोदया और देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों से आए सभी उद्यमी, निवेशक, अंकुरक एवं युवा शक्ति, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्टार्टअप महाकुंभ भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नवोन्मेषी परिकल्पनाओं की एक कड़ी है। इस महाकुंभ में 3000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, हजारों आइडियाज और तकरीबन 50,000 से ज्यादा देशवासी सम्मिलित हुए। आदरणीय महोदय, हमने यहाँ आए हर भारतीय की इच्छाओं और आकांक्षाओं को महसूस किया। हमने भारत की उभरती हुई सोच और शक्ति का दर्शन किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और सतत प्रयास से यह संभव हो पाया है। आप सबसे निवेदन है कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बनाई गई एक फिल्म के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम की यात्रा को देखें।
मैं स्टार्टअप हूँ। नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ बदलते भारत की मैं बढ़ती ताकत हूँ। वो भारत जो अनंत संभावनाओं और नवाचार की भूमि है। आज भले ही मेरा नाम सभी जानते हैं, पर एक दशक पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था। पर आज भारत की रगों में जिद है हर सपने को पूरा करने की, आसमान की बुलंदियों पर पहुंचकर सूरज को भी चुनौती देने की। तभी तो आज देश भर में 1,23,000 स्टार्टअप भारत के सामर्थ्य की कह रहे हैं नवीन कहानी। लगभग 13 लाख नौकरियों और रोजगार के द्वार भी तो खुले हैं। 670 से अधिक जिलों तक मैं पहुंच चुका हूं। युवा शक्ति, नारी शक्ति की मैं मजबूत हुंकार हूं। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी मैं आसमान छूने की जिद लिए नई ऊर्जा के साथ धड़क रहा हूं। स्टार्टअप इंडिया की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही है। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू हुई और फिर साल दर साल इससे नई उपलब्धियां जुड़ती गईं। साल 2024 में डिजिटल मैप्स की शुरुआत हुई। अभी हाल ही में भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री यानी भास्कर की शुरुआत हो चुकी है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध प्रकार के स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाएगा। स्टार्टअप की जोश, उमंग और कुछ कर गुजरने के मजबूत संकल्प से भरी ये यात्रा अब बनी है साक्षी 3 दिनों के स्टार्टअप महाकुंभ की, जिसमें शामिल हुए हैं 2000 प्लस स्टार्टअप, 100 प्लस यूनिकॉर्न, 10 प्लस थीमेटिक पवेलियंस, 1000 plus investors, 300 plus incubators and accelerators, 3000 plus conference delegates, 10 plus country delegations और 50,000 plus business visitors। ये अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें स्टार्टअप, निवेशक, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और कई सेक्टर्स के इंडस्ट्री लीडर्स सहित भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को साथ लाया गया, जहां दुनिया ने देखी विकसित भारत की ओर बढ़ रहे भारत की एक और ऊंची छलांग और दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की ओर बढ़ रहे भारत का विराट संकल्प। अब मैं स्वागत भाषण के लिए विभागीय मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर। भारत के सम्माननीय, साहसिक, समर्पित और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, स्टार्टअप महाकुंभ में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान और सौभाग्य की बात है और हम सब यहाँ उपस्थित आपके कृतज्ञ हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में हमें उत्साह देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ पर पधार कर हमारा और जोश और हौसला बढ़ाने का बहुत ही मैं कह सकता हूँ हमारे लिए दिल को छूने वाली बात की। आज एक तरीके से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ हजारों विद्यार्थी, हजारों युवा युवतियों का, जो आज इस कमरे में हम समा नहीं पाए। ये कमरा भर जाने के बाद नीचे दोनों का हमारे पास ऑडिटोरियम है, वो दोनों भर गए और कई सारे हजारों की संख्या में युवा युवती आज आ नहीं पाए। उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उनको बाहर ही रहना पड़ रहा है, वो बाद में एग्जीबिशन का आनंद लेंगे। पर अगली बार और अगले वर्ष के स्टार्टअप महाकुंभ में मुझे लगता है हमें और बड़ी वेन्यू ढूंढने की आवश्यकता अवश्य पड़ने वाली है। माननीय मंत्रीगण, उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम के महानुभाव, सभी इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के प्रतिनिधि
और देश के भविष्य को आकार देने वाले हमारे प्रिय फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, आप सबका स्वागत है। स्टार्टअप महाकुंभ भारत के इनोवेटिव ब्रिलियंस, कैन डू स्पिरिट और प्रभाव करने की प्रबल इच्छा शक्ति का एक प्रतीक है। 21वीं सदी स्टार्टअप्स की सदी है और स्टार्टअप्स इसे भारत की सदी बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़कर इनोवेशन की भूमिका को सेंटर स्टेज देने का काम किया। इस वर्ष अभी तक 1 लाख से अधिक पेटेंट्स ग्रांट किए जा चुके हैं। भारत अकेले में 1 लाख से अधिक पेटेंट्स, लगभग आधे पेटेंट्स भारत के हैं, भारत में जिसका नवाचार हुआ है। और अब भारत आईपीआर में विश्व की टॉप 5 कंट्रीज में से एक बन रहा है। इसका प्रभाव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के बढ़ते हुए कदम भी दर्शाता है। आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इनोवेशन को सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को नेशन बिल्डर्स और चेंज मेकर्स के रूप में देखते हैं। आपके विकसित भारत के संकल्प की यात्रा में स्टार्टअप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स का, विशेषकर एसोचैम, नैस्कॉम, देश भर से आए इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, निवेशक, उद्योजक और सभी स्टूडेंट्स का, जिनकी कड़ी मेहनत से इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर शायद दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल इवेंट का आयोजन संभव हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह एक ऐतिहासिक इवेंट है। सही मायने में स्टार्टअप्स का एक महाकुंभ है और भारत के एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में उभरने का प्रमाण है। इस इवेंट में नए भारत की युवा की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेंसी है और जो जोश है, वो देखकर प्रसन्न हो जाता है दिल, उत्साहित हो जाता है मन और विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारत का भविष्य आप सबके हाथों में सुरक्षित है। एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन का स्वागत करते हुए आज हम फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खुशी के मौके पर संजोग से आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी है और आपके आने से माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति की खुशी में और 4 चांद लग गए हैं। चाहे हमारा स्टार्टअप चेन्नई में एक मछुआरे का बेटा हो या कश्मीर में एक नाविक की बेटी हो, यह उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो कल के फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं और अपनी बड़ी सोच से देश के विकास के भागीदार बनना चाहते हैं। यह स्टार्टअप महाकुंभ उन सब के लिए समर्पित है। अपने सपनों को सच बनाया और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करते हुए रूल्स ऑफ द गेम को रीडिफाइन करने का काम किया है। आप सबके परिश्रम से आज 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
खेती से लेकर खेल तक, शिक्षा से लेकर सैन्य जगत में, ऑटोमोबाइल से लेकर अंतरिक्ष में, विज्ञान से लेकर वाणिज्य में, डीप टेक हो, मेडटेक हो, एग्रीटेक हो, फिनटेक हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स अब विश्व में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना परचम फैला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विजन की दिशा में आज हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में स्टार्टअप्स मौजूद हैं। यहाँ भी देश के कोने कोने से स्टार्टअप्स और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बड़ी संख्या में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आए हैं। इस कार्यक्रम से सभी उत्साहित हैं कि लोकल टैलेंट को अब ग्लोबल टैलेंट बनाकर भारत में बेहतर और अफोर्डेबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस का निर्माण करके हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके महत्वपूर्ण समय के लिए पुनः एक बार आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भारत के भविष्य, भारतीय इनोवेटर्स और भावी एंटरप्रेन्योर्स को अपने विचारों से प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री महोदय, सादर धन्यवाद। अब मैं इस स्टार्टअप महाकुंभ के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान पीयूष गोयल जी, अनुप्रिया पटेल जी, सोम प्रकाश जी, अन्य महानुभाव और देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी साथी, आप सबको स्टार्टअप महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। तो अब आप पीछे देर हो गई। साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन
और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो कौन सी उनके अंदर एक जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण ये सफल हो जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया, आप लोग तय करना मैं सही हूं कि गलत हूं। जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है। और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है यार चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। यहाँ इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और जैसे आप में जीनियस टैलेंट है, मेरे में भी ये है, और इसलिए मैं पहचान सकता हूँ, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूँ। ऐसे में ये एनर्जी, ये वाइब वाकई अद्भुत है। जब मैं पोर्ट्स और एग्जीबिशन स्टॉल से गुजर रहा था तो ये वाइब में फील कर रहा था, और दूर कुछ लोग लगे थे, नारे भी लगा रहे थे, और हर कोई अपने इनोवेशन को बड़े गर्व के साथ दिखा रहा था। और यहां आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं। साथियों, भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर
सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था, उस समय मैंने एक समिट की थी विज्ञान भवन में। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे फिर जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बार मत बताना। और उस समय देश में जो नए नए कुछ नौजवान, और मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इसको लॉन्च करने की दिशा में मेरा प्रयास था। और मैं चाहता था कि उसको मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मैसेजिंग करूं। तो कुछ लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनको खोजा देश भर में, भाई कोई कोने में कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था कि जरा भाई आप भी वहां भाषण दीजिए, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। उस समय बात कर रहा हूं। तो मुझे बराबर याद है, उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहाँ बैठी भी हो, मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफी पढ़ा लिख करके उसको तैयार किया। उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा, मैं, उनके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तो बोले मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा, आप काफी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश यानी स्टार्टअप यानी सर्वनाश। वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना केजी का, वैसा ही हमने शुरू किया। और इससे तो एक स्टेज आकर गया, इंक्यूबेशन सेंटर बनते गए। टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है। और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है, वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज
एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है, और एक दो नहीं, मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या में है, और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया, पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी, इतने कम समय में। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी, और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहाँ महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज्यादा था, तो गायकवाड़ी स्टेट है। तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाक के स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है, मूला फाल छाना है। अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या, सरकारी नौकरी है, बस। तो बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात कर रहा था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है, यार करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारे यहाँ धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है जी, और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। और फिर जब देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अभी तक वो पेटेंट के महत्व नहीं समझे। मैं अभी भी मिल के आया, मैंने पहला ही पूछा, मैंने कहा पेटेंट हो गया? नहीं, बोले प्रोसेस में है। मेरा आप सबसे आग्रह है उस काम को साथ साथ चालू ही कर दीजिए, क्योंकि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, पता नहीं कौन कहां हाथ मार रहे हैं। और देश ने कैसे इनकी हैंड होल्डिंग की है, उसका एक और उदाहरण है
जेम पोर्टल, यहाँ पर उसकी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। आज ये स्टार्टअप सिर्फ जेम पोर्टल पर ही करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। यानी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां पहुंचे और इतने कम समय में 20-22 साल की आयु के नौजवान 20,000 करोड़ का कारोबार कर ले प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत बड़ी बात है जी। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज का युवा अब डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ एक इनोवेटर बनने का सपना, अपने स्टार्टअप का सपना भी देखने लगा है। ये मैं समझता हूं उसके पास जो टैलेंट है या जो उसकी ट्रेनिंग है, स्टार्टअप के माध्यम से वो एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। आज मैं देखता हूं कि कैसे युवा अपने स्टार्टअप के दम पर अलग अलग सेक्टर्स में छाए हुए हैं। और मुझे तो पक्का विश्वास है कि 2019 का जब चुनाव आएगा ना, उस समय कम से कम 1,000 स्टार्टअप ऐसे होंगे जिसकी सेवाएं पॉलिटिकल पार्टियां लेती होगी। वो ऐसे ऐसे चीजें लेकर के आएंगे और उसको भी लगेगा हाँ यार, इस तरीके से पहुंचना अच्छा है, ये सरल रास्ता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, नौजवान नए आइडिया लेकर के आते हैं, कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। और मैं मानता हूं इसी ने इसकी ताकत बहुत बढ़ाई है। कोई, मैंने देखा आज जो ट्रेडिशनल खान पान की चीजें हैं उसमें बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। कोई मेडिकल के इक्विपमेंट इस प्रकार से बना रहे हैं कि भाई आपको अब आसानी से आप अपना देख सकते हैं। यानी कोई सोशल मीडिया के ग्लोबल जायंट्स से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। यही सपने हैं, यही स्पिरिट है, यही शक्ति है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं इसे नष्ट करूंगा। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, स्टार्टअप्स को देश के डिजिटल इंडिया अभियान से जो मदद मिली है, और मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी ने इसे केस स्टडी के रूप में स्टडी करना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स को यूपीआई से बहुत बड़ी मदद मिली है। भारत में ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार हुई हैं जिससे देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। और साथियों, आपको अंदाज नहीं है कि हम जहां हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन मैं G20 समिट के समय देखता था, हमने यहाँ एक बूथ लगाया था जहाँ पर अभी आपके एग्जीबिशन लगाए वहाँ G20 समिट में, और वहाँ यूपीआई कैसे काम करता है हम 1,000 रुपये देते थे ताकि उनको ट्रायल रन करने के लिए काम आए। हर एक एम्बेसी अपने टॉप मोस्ट लीडर को वहाँ ले जाने का आग्रह रखते हुए जरा वहाँ देखे एक बार। यानी वहाँ लाइन लगी रही थी बड़े बड़े नेताओं की कि यूपीआई है क्या, काम कैसे करता है, और उनके लिए बड़ा अजूबा था। हमारे यहाँ गांव में सब्जी वाला भी बड़े आराम से कर लेता है।
साथियों, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बल मिला है। रूरल और अर्बन डिवाइड को देश कम कर पाया है। और दुनिया में शुरू में इसकी चिंता थी, जब डिजिटल प्रोग्रेस होने लगा तो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी इसके साथ जुड़ गई थी, सोशल डिवाइड की बात हो रही थी। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और इसलिए हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी मेरे यहाँ चल नहीं सकती है। मेरे यहाँ सबके लिए सब कुछ है। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स, 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स, इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी। ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को। हमारी बेटियां कटिंग एज इनोवेशन से देश के समृद्धि की तरफ ले जा रही है जी। साथियों, इनोवेशन का एक कल्चर विकसित भारत के निर्माण के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। भारत ने अपना ये विजन अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्पष्ट किया है। इसी प्रीमाइसिस में G20 समिट हुई। विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए खड़े बैठे थे और इसी मंडप पे मेरा देश का यंग माइंड बैठा है जो 2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है। भारत ने स्टार्टअप 20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। इसी भारत मंडप में G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार स्टार्टअप्स को न सिर्फ इंक्लूड किया गया बल्कि उन्हें नेचुरल इंजन ऑफ ग्रोथ भी माना गया। मैं जरूर कहूंगा कि आप G20 का ये डॉक्यूमेंट जरूर देखें आप, यानी किस लेवल पर हम चीज को ले गए हैं। अब हम AI टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि AI मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है जी। ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है। और मैं भारी काफी मदद ले रहा हूँ ये AI की आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है तो मैं AI की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूँ, तेलुगु में पहुंचा रहा हूँ, उड़िया में पहुंचा रहा हूँ। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे, अब तीनों मांग रहे, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करे क्या? तो मैंने AI वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी, अगर मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो AI की मदद से आप निकाल सकते हैं मोदी के साथ मैं खड़ा हूँ।
आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है, वहां से आपको फोटो मिल जाएगी आपकी। जरूर आया होगा, मैं यहां से गुजरा हूं तो। साथियों, इसलिए भारत के यंग इनोवेटर्स के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एआई एक ऐसा क्षेत्र अनगिनत नए अवसर लेकर के आया है। नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन, ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। अभी कुछ महीने पहले मुझे अमेरिका की संसद को संबोधित करने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वहां एआई की चर्चा की। तो मैंने कहा अब एआई दुनिया का भविष्य तय करने के लिए सामर्थ्यवान बनता जा रहा है, तो जितनी वहां समझ थी उतने हिसाब से तालियां बजी। फिर मैंने कहा कि मेरा एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। तो पूरा सभागृह खड़ा हो गया। साथियों, लेकिन ये तो मैंने वहां पॉलिटिकल संदर्भ में कहा, लेकिन आज मैं जरूर मानता हूं कि एआई क्या सामर्थ्य, इसका नेतृत्व भारत के हाथ में ही रहेगा और रहना भी चाहिए। इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशंस की भावना, मुझे पक्का विश्वास है, बहुत बड़ी मदद करेगी। भारत के युवा इनोवेटर जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे वो दुनिया के अनेक देशों की मदद करेगा। मैं पिछले दिनों को एक प्रयोग करता रहता हूं। मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हैकाथॉन करवाता हूं। 30-40 घंटे ये बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हैकाथॉन करते हैं। मिक्स टीम बनती है, जैसे मानो सिंगापुर इंडिया है तो सिंगापुर के बच्चे, इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कि भारत के बच्चों के साथ हैकाथॉन करने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। फिर मैं उनको कहता हूँ, यार तुम जमोगे नहीं उनके साथ? बोले साहब जमेंगे नहीं, लेकिन सीखेंगे तो। दोस्तों, भारत में जो इनोवेशन ट्राइड और टेस्टेड होगा वो दुनिया की हर ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब नमूने हैं। यहाँ रेगिस्तान भी मिलेगा, यहाँ बाढ़ वाला इलाके भी मिलेगा, यहाँ पर मीडियम पानी वाला भी है, यानी हर प्रकार की चीज आपको एक ही जगह पर सब मौजूद है जी। और इसलिए यहाँ जो सक्सेस हुआ वो दुनिया में कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है। साथियों, भारत लगातार इस विषय में फॉरवर्ड प्लानिंग करते हुए चल रहा है। देश ने हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया है। थोड़े समय पहले इसका निर्णय आपने देखा होगा। और इंटरिम जो बजट हमने रखा था, हमारे देश में कुछ चीज़ों की चर्चा करने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि फालतू चीज़ों में उनका टाइम बहुत जाता है। इस इंटरिम बजट में, क्योंकि पूरा बजट तो अभी जब मैं दोबारा आऊँगा तब आएगा,
इस इंटरिम बजट में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि देश के हर नौजवान को पता होना चाहिए, रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। इससे सनराइज टेक्नोलॉजी एरियाज में लंबे समय तक चलने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। भारत ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन कानून भी बनाया है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कदम जरूरी है वो सारे उठाए जा रहे हैं। अब देश फंडिंग का एक बेहतर मैकेनिज्म बनाने का भी प्रयास कर रहा है। साथियों, आज जो स्टार्टअप सफल हो रहे हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपके आइडिया पर किसी ने भरोसा किया है, तभी आप यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी एक नए आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तो था जिसने आपका हाथ पकड़ा था, आप भी किसी का हाथ पकड़िए। क्या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं को प्रेरित करने के लिए मेंटर के रूप में जा नहीं सकते? मान लीजिए आपने 10 टिंकरिंग लैब ले लिए, जाएंगे उन बच्चों से बातें करेंगे, आपके आइडिया से उनके आइडिया चर्चा करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर पे जाएंगे, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, मैं रुपये पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं। देश की नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से मिल करके उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कहने को एक सक्सेस स्टोरी है, उसको सुनने के लिए युवा मन तैयार है। आपने खुद को साबित किया है, अब आपको दूसरे नौजवानों को दिशा दिखानी है। देश हर कदम आपके साथ है। मैं यहां 2 और भी बात कहना चाहता हूं। ये जो मैं सरकार में काम करता हूं, थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। मैंने सरकार में एक बार कहा आकर के, नया यहाँ आया था दिल्ली, यहाँ का कल्चर का ज़्यादा पता नहीं था मुझे, बाहर का व्यक्ति था। तो मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ऐसा करो भाई, तुम्हारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम डिपार्टमेंट पे जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, तुम लोग कोशिश कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे आइडेंटिफाई करो और मैं देश के नौजवानों को एक प्रॉब्लम दूंगा, उनको कहूँगा हैकेथॉन करो और इसका मुझे सॉल्यूशन दो। तो खैर हमारे बाबू लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो साहब उसको जरूरत नहीं, हमारा 20-20 साल का अनुभव है। अरे मैंने कहा यार भाई क्या जाता है। शुरू में मुझे बहुत रेजिस्टेंस था, तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ अटका हुआ है, हमारे यहाँ कुछ लटका हुआ है, हमारे यहाँ रुका हुआ, कोई कहे हमारे सब नहीं साहब सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे मैंने कहा भाई बढ़िया चल रहा है तो भी तो दो, वैल्यू एडिशन होगा। अच्छा नहीं होगा तो वो देखेगा कि क्या बढ़िया है, जाने दो ना बाहर। खैर बड़ी मुश्किल से सब डिपार्टमेंट ने मुझे, मैं बहुत पीछे पड़ गया तो निकाल करके दिया कि साहब ये एक समस्या है, ये तो टोटल लगा तो करीब 400 निकली। अब वो तो शायद मुझे लगता है 0.1% भी नहीं बताया होगा। मैंने देश के नौजवानों का हैकेथॉन किया और उनको समस्याएं दे दी। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन लेके आओ। आप हैरान हो जाएंगे जी, इतने बढ़िया सॉल्यूशन दिए उन्होंने, वे आउट दिए उन्होंने, और करीब 70-80% आइडियाज उन बच्चों के सरकार ने एडॉप्ट कर लिए। फिर स्थिति ये बनी कि हमारे डिपार्टमेंट मुझे पूछने लगे साहब इस साल हैकेथॉन कब होगा।
क्योंकि उनको लगा कि भाई सॉल्यूशन तो यहीं पर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके पास जब मिलते हैं बच्चे, बैठते हैं, बहुत चीजें निकाल के लाते हैं। और ये 18, 20, 22 साल के नौजवान है जी। मैं कहूँगा ये जो हमारे बिजनेस के जो CII है, FICCI है, ASSOCHAM है, मैं उनको कहता हूँ कि वो अपनी अपनी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वे ये स्टार्टअप वालों का हैकाथॉन करें और उनको प्रॉब्लम दे। मैं पक्का मानता हूं ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ला करके देंगे आपको। उसी प्रकार से मैं MSMEs के लोगों को कहूंगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स निकालिए। टेक्निकल हर्डल्स होंगे, समय बहुत ज्यादा होगा, स्मूथनेस नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता होगा, बहुत सी चीजें होगी। आप देश के स्टूडेंट्स के पास जाइए, उनका हैकाथॉन आप ऑर्गेनाइज, MSMEs के लोग खुद, और सरकार को कहीं मत में रखिए। हम ये 2 एरिया में अगर मेहनत शुरू करें तो देश की यंग टैलेंट हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान देंगे और हमारी यंग टैलेंट को इसमें से आइडिया मिलेगा कि हाँ ये भी क्षेत्र है जहां मैं काम कर सकता हूं। हमें इस स्थिति में जाना चाहिए और मैं मानता हूं कि स्टार्टअप महाकुंभ में से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलने चाहिए। उन एक्शनेबल पॉइंट्स को लेकर के हम आगे चले। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये 1.5-2 महीने में जरा और काम में व्यस्त हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, नए स्टार्टअप बनाएं, खुद की भी मदद करें, दूसरों की मदद करें। आप इनोवेशन जारी रखें, इनोवेटर्स को अपना सहयोग जारी रखें। आपके एस्पिरेशंस ही भारत के एस्पिरेशंस है। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवानों की है, आपकी है। अब भारत को, और मैंने दुनिया, हिंदुस्तान को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है उसमें स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं जी। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप सबसे गप्पे गोष्ठी करने का। आप सब नौजवानों से आपका उत्साह, उमंग मेरे में भी एक नई ऊर्जा भर देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। करती हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का भजन कर लो आज। जी जी जरूर।
डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूँ कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और वे पिछले दिनों यहाँ आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मिले मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नाउ द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर। इस अवार्ड में 3 लोगों के नाम हैं, किरी पॉल फ्रॉम तंजानिया and Cassandra May Spitman, the German singer. And we have one more award winner in this Best International Creator category, and he is Drew Hicks. He's an American with Hindi and Bhojpuri skills, and he's gained fame for fluent Hindi and Bihari accent. तो आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूँगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा। मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। So the beauty of India has been showcased by her in her videos. That's Kamya Jani. बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. Thank you. Thank you. कामिया जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड्स में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर, उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा।
लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत के धरोहर का परिचय करवाती हो, तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूँ, उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे, और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है, तो दौड़ो पकड़ो, और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूँ भाई ऐसा क्यों करते हो, जहाँ जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव, वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने में काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। And now let's recognize the best creator in tech category. और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। Hello friends, I'm Ekta from midcaps.in, and today we're going to understand how to make money from quality midcap stocks with less risk. Mr. A, who was having rupees 2 lakhs and wanted to start investment in stocks, he wisely diversified his investment in 20 stocks, that is rupees 10,000 in each stock. He sold those stocks from time to time and got satisfactory returns in a very short period of time. He held quality stocks where returns were yet to come. Mr. A reinvested the amount derived from sale of stocks in new quality stocks, as he was very much aware of the common saying that power of compounding is the 8th wonder of the world. Mr. A sold those stocks which were not performing well in about 1 or 2 months as per his expectation, and invested that amount also in new quality stocks. Mr. A felt very happy and satisfied for his decision to not trade in futures, options and intraday, as he had already burnt his fingers there. Now Mr. A found himself to be able to grow his investment with diversification. At midcaps.in, we give you recommendation of 2 quality midcap stocks every week with a target of 20%. And we don't depend on numbers only. We do an in-depth research of each company with our vast experience in Indian stock market. So subscribe now to get 2 selected mid-cap stocks with analysis reports every week. Build your dream wealth with midcaps.in. Subscribe now to midcaps.in. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors.
का पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस. दैट्स गौरव चौधरी. चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें. तो चलिए शुरू करते हैं. सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था. उससे 1 साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ, तो बस वही स्टार्ट किया है. आपने ध्यान में आया होगा, एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूँ. सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं. लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए. हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है. ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबके मालिकी है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी. कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं. हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा. लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए. सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में. मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहाँ की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ज़रूर से कोशिश रहेगी. बहुत बहुत बधाई. और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया, उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलाम्बे, a noted environmentalist जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं. स्वच्छता और सतत विकास को लेकर जागरूकता भी फैलाते रहे हैं. That's मल्हार कलाम्बे. मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं. इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया. मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ. हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं, आप ही से प्रेरणा लेके. पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है. 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है. बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है. कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है. बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे. थैंक यू. बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है. अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं. और उन्होंने एक वातावरण बनाया है. मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा. बट सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीन अप किया था. ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊँ. वाह, थैंक थैंक यू. जरूर जरूर मौका मिलेगा. और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है. इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है. और हमारे देश की समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए the next
कैटेगरी हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवीर सिंह। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। That's जहानवीर सिंह। लो बाबा पैर मत छूइए। चलो करो तैयारी, आ चुके हैं अटल बिहारी। मैं अटल हूँ, देखिए सिर्फ ZEE5 पर। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है, उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। एक है अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है, और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते हैं, आप जैसे लोग गाइड कर सकते हैं। जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है। धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है। भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना। अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूं वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ। उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स, वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है, या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहाँ पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही है श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है अय्यर श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। दैट्स श्रद्धा। श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं, वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार। इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से
परिस्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सके। जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज़ में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And now let's recognize the best creative creator male, आरजे रौनक, जो अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले आरजे रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारे रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सर नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen. एक हाउसवाइफ जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर। She has played a vital role in celebrating the rich culinary heritage of India. No, wait. Before signing on the trading account form, at least read it first. Before trading in the financial markets, one should read and understand all the documents thoroughly before signing. कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाया। हाँ, उसको कुछ सिखाइए। सर, धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना ज़रूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है। तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा, और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अच्छा हुआ आप इस काम को किया, और आपके कारण लोग जानेंगे, वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं, फास्ट फूड, और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा। और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था, फिर से आ रहा है।
उसके लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरा, खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या कर रही हैं? मैं कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चे, उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब फ्लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी, ज्वार, फ्लोर, काजू, किशमिश क्रश करके, और उसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ। तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है। तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में आजकल डाइटिशियन, डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट्स खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। मैं अभी यूएस में, मुझे निमंत्रित किया गया था, तो व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा डिनर था, सबके लिए वेजिटेरियन था, और सरप्राइजिंगली 80% डिश मिलेट्स की थी व्हाइट हाउस में। तो मिलेट हम सबको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। और ये आपकी बात सही है कि बच्चों को उसमें रुचि बननी चाहिए। मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो। तो उनके लिए परेशानी थी, खिलाए क्या उसको। तो फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, तो हमने आपके लिए वहाँ ट्राई कर लिया है, आप क्योंकि और कहीं पर भी आपके लिए वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी सेवा की। अब मैं गया, सब मैंने उन्होंने शोकेस किया हुआ था ऑर्डर देने के लिए, मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीज़ें दिखती थी। मैं कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीज़ों का शेप ऐसा बनाते हैं ताकि वो मेंटली पहले प्रिपेयर हो। और आप भी कभी ताइवान जाए तो आज भी वो रेस्टोरेंट है। खैर मैं तो उसको देख कर गई, मैं राम राम करके वापस आया। ये इस बात का मैं ध्यान रखूंगी अपने नेक्स्ट कुकिंग वीडियो में कि जो दिखने में पोषण के लिए जितना ज्यादा बल दे सके, मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर पैशन क्या मम्मी ने बोला? वाह नमस्कार। ओहो। And now the best creator in the education category, और इस पुरस्कार के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख। नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं, सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं। आपको नमन। बताइए नमन। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए। मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं, उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण। तो उस टाइप की वीडियोस रहती है मेरी। प्लस इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है। अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसी में मेरी कोशिश रहती है, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल मेरा कंटेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है।
तो मेरा जो हमारा एक रीज़न है टेक में आने में या फिर एजुकेशन में कि एजुकेट तो करना है लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़ें बतानी है और शायद उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सुझाव मैं देता हूँ नमन, शायद इन लोगों में से कोई निकले उसको भी काम आ सकता है। भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है। भारत सरकार पैसे भी देते हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो, 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा की, और टेक्नोलॉजी के लिए ही है, उनका साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए। लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जब मिलता हूँ, क्या चीज़ें बना बना के लाते हैं, क्या सोच करके लाते हैं। कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लैब में जा करके उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों को। और दूसरा मैंने देखा, चंद्रयान लैंडिंग के बाद हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति बहुत बड़ी रुचि बनी है। बच्चों को लगने लगा है कि हमने साइंस मैथ की दुनिया में जाना चाहिए। और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीज़ें, हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीज़ें करेंगे, बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं ये आपकी जो बात है वो ज़रूर मतलब उस चीज़ पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर श्योर। और जितनी भी चीज़ें होती है, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस को लेके, मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि लोग एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित बयानपुरिया, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो अपने 75 हार्ट चैलेंज के लिए बहुत मशहूर हुए और आप फिटनेस के साथ साथ अध्यात्म को भी जोड़ते हैं। अंकित बयानपुरिया। कहाँ अंकित? सायरा है? वाह। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई, सारा ने। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आप। तो चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना। आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगारा दुनिया में 2.5 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माजा है और बच्चा और सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी काया है, तो अपनी हेल्थ ही काम करो। चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फ़ोन में कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ बोल रही थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकग्निशन मतलब मिल रही है एंड इट्स अ बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, और इस कैटेगरी के विनर हैं अरितमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था,
देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए, अब आप बताइए। लक्ष्मी हयवदन परब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा सादर नमस्ते। और पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं धर्मशास्त्रों के कुछ विषयों पर अपनी वीडियोस बनाता हूँ। और ये पुरस्कार मुझे मिला, इसमें धर्म चक्र भी है, इसमें वृषभ भी है, इसमें सिंह भी है। और इस धर्म चक्र की मर्यादा बनी रहे, ये धर्म चक्र सतत चलता रहे, इसके लिए ही मेरा छोटा सा प्रयास है। और ये धर्म चक्र केवल एक मूर्तमान पुरस्कार की कोई मूर्ति